हाँ एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क 1। हम सारे क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वो है डायग्राम, मैप, पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबल, लाइन ग्राफ। सारे क्वेश्चन टाइप को हम एक सैम्पल आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को हमें कैसे कम्प्लीटली समझना है वो भी हम देखेंगे, और ग्राफ को कैसे एनालाइज करना है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ को कम्प्लीटली समझने के लिए हमें स्टैटिक डेटा और डायनामिक डेटा को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक डेटा का मतलब ये है कि वो हमें सिर्फ 1 साल का डेटा देंगे, पर डायनामिक डेटा का मतलब ये है कि वो हमें डिफरेंट साल का डेटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने 2001, 2002, 2003 का डेटा दिया है। स्टैटिक डेटा में आपको डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, पर डायनामिक डेटा में सिर्फ एक फीचर के बारे में बात करते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे स्टैटिक डेटा के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर दिया है सेल ऑफ कार in the year 2000 was so much. Sale of bike in the year 2000 was so much. Sale of bus in the year 2000 was so much. तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में बात की है, पर उन्होंने यहाँ पर 3 डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात की है। एक है सेल ऑफ कार, दूसरा है सेल ऑफ बाइक, और तीसरा है सेल ऑफ बस। तो यहाँ पर उन्होंने 3 डिफरेंट फीचर्स दी है 1 साल के लिए। उन्होंने स्टैटिक डेटा में सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में मेंशन करते हैं, इसीलिए हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को हम देखेंगे। इन केस ऑफ कार, बाइक एंड बस, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ था वो था बाइक का, और सबसे कम जो सेल हुआ था वो था बस। किस साल के बारे में बात कर रहे हैं? इन द ईयर 2000। तो ये है आपका स्टैटिक डेटा। इन केस ऑफ स्टैटिक डेटा जो है को हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को देखने हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे डायनामिक डेटा का एक एग्जाम्पल। यहाँ पर उन्होंने दिया है सेल ऑफ कार इन द ईयर 2001 वाज सो मच, सेल ऑफ कार इन द ईयर 2002 वाज सो मच, सेल ऑफ कार इन द ईयर 2003 वाज सो मच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने डिफरेंट साल मेंशन किए हैं, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर के बारे में बात करें, वो है सेल ऑफ कार। तो यहाँ पर उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है। क्या वो इंक्रीज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड? क्या वो डिक्रीज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड? नहीं तो ओवर द टाइम पीरियड कभी कभी वो स्टेबल रहता है, नहीं तो वो फ्लक्चुएट करता है। 2001 से 2002 तक इंक्रीज हुआ था, 2002 से 2003 तक फिर से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है सेल ऑफ कार जो है ओवर द टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है इन केस ऑफ डायनामिक डेटा जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। वो हो सकता है कार, नहीं तो वो हो सकता है बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बस के बारे में बात की है। पहले उन्होंने दिया सेल ऑफ बस इन द ईयर 2001, सेल ऑफ बस इन द ईयर 2002, सेल ऑफ बस इन द ईयर 2003। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2001 से 2002 तक डिक्रीज हुआ था, 2002 से 2003 में भी डिक्रीज हुआ था। सेल ऑफ बस डिक्रीज्ड ओवर द टाइम पीरियड, पर उन्होंने एक ही फीचर के बारे में बात की थी, वो है कार। और इस ग्राफ में भी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट साल मेंशन हुआ है, वो है 2001, 2002 और 2003। हमने ऑलरेडी देखा है कि इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है। अब हम देखेंगे कि स्टेबल और फ्लक्चुएट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ कार इन द ईयर 2001 वाज सो मच, सेल ऑफ कार इन द ईयर 2002 वाज सो मच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साल में सेम ही रहा है, वो इंक्रीज भी नहीं हुआ है, डिक्रीज भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये ग्राफ जो है स्टेबल रहेगा। और फ्लक्चुएट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इन द ईयर 2001 इतना सेल हुआ, 2002 जो है वो इंक्रीज हुआ, 2003 जो है फिर से डिक्रीज हुआ, 2004 जो है वो फिर से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वो इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिक्रीज हो रहा है, फिर से वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इन केस ऑफ स्टैटिक डेटा वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में बात करेंगे। इन केस ऑफ डायनामिक डेटा 2 या 3 साल के बारे में बात करेंगे, इसलिए वहाँ पर एक टाइम पीरियड होगा। इन केस ऑफ स्टैटिक डेटा वो हमें डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात करें, इसलिए हम वहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट वाले लिखेंगे। पर इन केस ऑफ डायनामिक डेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक फीचर के बारे में बात करेंगे, इसीलिए हम ये देखेंगे कि ओवर द टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, नहीं तो वो स्टेबल है या वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हमने क्लियरली देखा है कि स्टैटिक डेटा का मीनिंग क्या है और डायनामिक डेटा का मीनिंग क्या है विद एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में द चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पीपल गिविंग मनी टू चैरिटी by age range for the years 1990 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. आप क्लियरली देख सकते हो उन्होंने बोला है कि हमें कंपेयर करना है, तो अब हम देखेंगे कि हमें कंपेयर कैसे करना है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनकी इस स्टैटिक डेटा जो है हम सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को देखें, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल के बारे में बात कर रहे हैं। पर इनके सब डायनामिक डेटा जो है वो एक टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि क्या वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या फ्लक्चुएट या स्टेबल रहा है ओवर द टाइम पीरियड। इन केस ऑफ स्टैटिक डेटा जो है हमें हाईएस्ट वैल्यूज जो रहते हैं उन्हें हमें लोएस्ट वैल्यू से कंपेयर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके सब डायनामिक डेटा जो है आपको जो वैल्यूज इंक्रीज हुई है वो आपको डिक्रीज वैल्यू से आपको कंपेयर करना है। आप हाईएस्ट और इंक्रीज वैल्यू आप एक साथ आप डाल सकते हैं, लोएस्ट और डिक्रीज वैल्यूज भी आप एक साथ डाल सकते हैं। आप हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक डेटा और डिक्रीज वैल्यू ऑफ डायनामिक डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। इंक्रीज वैल्यू ऑफ डायनामिक डेटा को आप लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक डेटा में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। भी आप राइटिंग टास्क 1 को आप अटेंड कर रहे हैं, कंपैरिजंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस ग्राफ में अब हम देखेंगे स्टैटिक डेटा और डायनामिक डेटा को। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है द मनी व्हिच वाज गिवन टू चैरिटी, तो यहाँ पर उसका परसेंटेज दिया है और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है एज रेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रेंज 18 to 25 years. The percentage of money which was given to charity in the year 1990 was so much, in the year 2010 was so much. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं उन्होंने 2 साल के बारे में मेंशन किया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फीचर बारे में बात कर रहे हैं, वो है 18 to 25 years. इन केस ऑफ कार का एग्जाम्पल देखा था, कार का सेल इन द ईयर 2001, in the year 2002 or in the year 2003. 18 to 25 years, money given to charity in the year 1990 and in the year 2010. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है, तो इसका मतलब ये होगा आपका डायनामिक डेटा। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या वो स्टेबल है या वो फ्लक्चुएट हो रहा है। पर आप क्लियरली देख सकते हैं ओवर द टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो ये जो है ये होगा आपका डायनामिक डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो अब हम देखेंगे स्टैटिक डेटा को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 to 25 ईयर्स जो है इन 1990 इतना मनी कॉन्ट्रीब्यूट किया था, 26 to 35 ईयर्स इतना मनी कॉन्ट्रीब्यूट किया था, 36 to 50 ईयर्स इतना मनी कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन द ईयर 1990, 51 to 65 ईयर्स इतना मनी कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन द ईयर 1990, ग्रेटर देन 65 ईयर्स इतना मनी कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन द ईयर 1990। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में बात की है। हमने एग्जाम्पल में देखा था द सेल ऑफ कार, द सेल ऑफ बाइक एंड द सेल ऑफ बस। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर एज रेंज दिया है 18 to 25 ईयर्स, 26 to 35 ईयर्स, 36 to 50 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि ये क्लियरली एक स्टैटिक डेटा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में बात की है और उन्होंने डिफरेंट फीचर्स उन्होंने दिए हैं। जो स्टैटिक डेटा हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कौन से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू जो है वो है 36 to 50 ईयर्स। उन्होंने हाईएस्ट अमाउंट डोनेट किया था फॉर चैरिटी इन द ईयर 1990 और लोएस्ट वैल्यू कौन सा है 18 to 25 ईयर्स जो है लोएस्ट कंट्रीब्यूट किया था इन द ईयर 1990। तो इस ग्राफ में हमने क्लियरली देखा है कि स्टैटिक डेटा और डायनामिक डेटा कौन सा है। अब हम इस ग्राफ में अब हम देखेंगे कि स्टैटिक और डायनामिक डेटा क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक्सपोर्ट इन बिलियंस में उन्होंने दिया है और यहाँ पर उन्होंने 3 फीचर्स दिए हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट इन बिलियंस उन्होंने दिया है, एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म जो है इन द ईयर 2000, इंटरनेशनल टूरिज्म इन द ईयर 2021, इंटरनेशनल टूरिज्म इन द ईयर 2025
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ीचर के बारे में बात कर रहे हैं, वो ही इंटरनेशनल टूरिज़्म। पर उन्होंने हमें 3 डिफरेंट सवाल दिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली एक टाइम पीरियड उन्होंने दिया है। तो ये होगा आपका डायनामिक डेटा। और इन केस ऑफ डायनामिक डेटा जो है आपको ये देखना है कि क्या वो इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, फ्लक्चुएट हो रहा है या वो स्टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लियरली इंक्रीज़ हुआ है ओवर द टाइम पीरियड। तो अब हम देखेंगे स्टैटिक डेटा को। ये इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपोर्ट इन द ईयर 2000, डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन द ईयर 2021, मीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन द ईयर 2000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक साल के बारे में बात कर रहे हैं, वो है इन द ईयर 2000। और यहाँ पर उन्होंने 3 डिफरेंट फीचर्स मेंशन हैं किए हैं। पहला है इंटरनेशनल टूरिज्म, दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स, तीसरा है मीट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि ये होगा आपका स्टैटिक डेटा। इन केस ऑफ स्टैटिक डेटा जो है आपको ये देखना है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज कौन से हैं। यहाँ पर इन द ईयर 2000 आप क्लियरली देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू जो है इंटरनेशनल टूरिज्म का है और लोएस्ट वैल्यू जो है, तो इस चार्ट में भी हमने स्टैटिक और डायनामिक डेटा को देखा है। अब हम देखेंगे पाई चार्ट। यहाँ पर उन्होंने दिया है ऑनलाइन सेल्स फॉर रिटेल सेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले उन्होंने मेंशन किया है 2003 और फिर उन्होंने मेंशन किया है 2013। तो यहाँ पर उन्होंने 2 साल के बारे में मेंशन की है। और इनकी जो स्टैटिक डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में बात कर रहे हैं और वो हमें डिफरेंट फीचर्स हमें देंगे। तो यहाँ पर पहले उन्होंने दिया है ट्रैवल, फिर उन्होंने दिया है फ़िल्म और म्यूज़िक, उन्होंने दी है बुक्स और क्लोथ्स। ये होगा आपका स्टैटिक डेटा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज़ कौन से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू 36% है और लोवेस्ट वैल्यू जो है 19% है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो ट्रैवल में है और लोवेस्ट वैल्यू जो है वो बुक्स में है इन द ईयर 2003। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 के बारे में भी उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर भी वो 1 साल के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ 4 डिफरेंट फीचर्स उन्होंने दी हैं। वो है ट्रैवल, फ़िल्म और म्यूज़िक, बुक्स और क्लोथ्स। तो इनके जो स्टैटिक डेटा हमें देखना है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले कौन-सा है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हाईएस्ट वाले जो है वो है 33% और लोवेस्ट वाले जो है वो है 16%। फ़िल्म और म्यूज़िक का सेल हाईएस्ट था और क्लोथ्स का सेल जो था वो लोएस्ट था। डायनामिक डेटा का मतलब हमें क्लियरली पता है कि वो एक टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर उन्होंने पहले 2003 के बारे में मेंशन किए, फिर उन्होंने 2013 के बारे में मेंशन किए हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फीचर में उन्होंने बात की है वो है ट्रैवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36%, 29%। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक फीचर के बारे में बात की है वो है ट्रैवल। तो ये होगा आपका डायनामिक डेटा। डायनामिक डेटा आपको ये देखना है कि क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो ही डिक्रीज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड इन केस ऑफ द सेक्टर दैट इज ट्रैवल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चार्ट। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं उन्होंने दिया है इन द ईयर 2003 नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द ईयर 2003 इन केस ऑफ बर्गलरी इतना था, इन केस ऑफ कार थेफ्ट इतना था, इन केस ऑफ रॉबरी इतना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने 3 डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात की है वो है बर्गलरी, कार थेफ्ट और रॉबरी। इसलिए हम देखेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कौन से हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं बर्गलरी का हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो है रॉबरी। तो ये है इस ग्राफ का स्टैटिक डेटा। तो अब हम देखेंगे डायनामिक डेटा को। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है फ्रॉम द ईयर 2003 टू 2012। तो उन्होंने एक क्लियरली एक टाइम पीरियड उन्होंने दिया है फॉर द पर्टिकुलर फीचर वो है रॉबरी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ओवर द टाइम पीरियड जो है ये क्लियरली फ्लक्चुएट हो रहा है। पर इन केस ऑफ बर्गलरी जो है ओवर द टाइम पीरियड पहले वो डिक्रीज हुआ था, उसके बाद जो है वो यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये होगा आपका डायनामिक डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ। अब हम देखेंगे स्टैटिक और डायनामिक डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो उन्होंने 1 साल दिया है वो है 2002 और उन्होंने 3 डिफरेंट फीचर्स दिए हैं। पहला है रेंटल्स, फिर आता है WHS सेल्स, फिर आता है DVD सेल्स। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बारे में बात की है
और उन्होंने 3 डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात की है। इसका मतलब है ये होगा आपका स्टैटिक डेटा। तो इन केस ऑफ स्टैटिक डेटा आप देखेंगे कि हाईएस्ट और लोएस्ट वाले कौन से हैं। फिर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट वाले जो है रेंटल्स का है और लोएस्ट वाले जो है वो है डीवीडी सेल्स का है। अब हम देखेंगे डायनामिक डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है। उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है फ्रॉम द ईयर 2002 टिल 2011। तो पहले उन्होंने दिया है इन द ईयर 2002 रेंटल का था, इन द ईयर 2003, इन द ईयर 2004, इन द ईयर 2005। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रेंटल्स। और उन्होंने यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया है, तो ये होगा आपका डायनामिक डेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ओवर द टाइम पीरियड या स्टेबल या फ्लक्चुएट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओवर द टाइम पीरियड जो है वो क्लियरली डिक्रीज हो रहा है। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि स्टैटिक डेटा और डायनामिक डेटा का मीनिंग क्या है, और हमने एग्जाम्पल्स के साथ हमने डिस्कस किया है। हमने ऑलरेडी क्लियरली डिस्कस किया है कि स्टैटिक और डायनामिक डेटा क्या है। अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे समझना है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है the chart below gives information on the percentage of British people giving money to charity by age range for the years 1990 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. जब भी आप एक ग्राफ को आप देखते हैं, आपको ये लिखना है कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उन्होंने आपको क्या दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है परसेंटेज ऑफ मनी विच वाज गिवन टू चैरिटी, और एक्स एक्सिस में उन्होंने दिया है एज रेंज। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है वो देखने के बाद आपको इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर पाएंगे। Percentage of money which is given to charity. Why the people whose age was ranging from 18 to 25 years in the year 1990 was so much, in the year 2010 was so much. तो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन को कंप्लीटली समझ पाएंगे। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर उन्होंने दिया है द ग्राफ एंड टेबल बिलो शोज द एवरेज मंथली टेम्परेचर and the average number of hours of sunshine per year in 3 major cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. पर उन्होंने टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ पर उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है वो मंथ का मेंशन किया है। तो अब हम इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेंगे। टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी for the city Sydney was so much, for the city London was so much, and for the city New York was so much. जब आप इंफॉर्मेशन कनेक्ट करेंगे, आप डायनामिक और स्टैटिक डेटा को ईजिली फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दूसरा ग्राफ। The chart below gives information about Southland main export in 2000, 2021 and future projections for 2025. Summarize the information by selecting and reporting main features and make comparisons where relevant. X axis और Y axis में क्या है, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो ही उन्होंने दिया है इन बिलियंस, और यहाँ पर उन्होंने फीचर्स को मेंशन किया। पहले उन्होंने टूरिज्म के बारे में बात की है, फिर उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, फिर उन्होंने मीट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है। यहाँ पर उन्होंने दिया है एक्सपोर्ट in the dairy products in the year 2000 was so much, in the year 2021 was so much, and in the year 2025 was so much. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आता है, और हमें स्टैटिक और डायनामिक डेटा का मतलब भी हमें क्लियरली समझ में आता है। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड दिया है, इसका मतलब ये होगा आपका डायनामिक डेटा। The pie charts below show the online shopping sale for retail such as in New Zealand in 2003 and 2013. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. इसका मतलब है ऑनलाइन सेल in case of travel in the year 2003 was so much, और in the year 2013 was so much. यहाँ पर आप देख सकते हैं the chart below shows the changes that took place in 3 different areas of Karaibu Newport City Center 2003 to 2012. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट्स उन्होंने यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर उन्होंने ईयर का मेंशन किया है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इन द ईयर 2003 इन केस ऑफ बर्गलरी वाज सो मच, इन केस ऑफ कार थेफ्ट वाज सो मच, एंड इन केस ऑफ रॉबरी वाज सो मच। देखिए कि हमें आंसर कैसे लिखना है। तो पहला आता है पैराफ्रेजिंग।
तो जो भी क्वेश्चन रहता है उसे आपको यहाँ पर पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज का मतलब ये है कि मीनिंग जो है एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिविंग मनी टू चैरिटी जो है यहाँ पर उन्होंने दिया है लेवल्स ऑफ डोनेशन। तो इसका मतलब है जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम है, और जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो डिफरेंट है। तो पैराफ्रेजिंग में सिनोनिम्स का यूज़ करना है। फिर आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू जो है आपको ओवरऑल के साथ ही आपको शुरू करना है, ताकि जो है एग्जामिनर को पता चले कि आप ओवरव्यू लिख रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप ओवरव्यू में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब है जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 42%, 51 to 65 एज ग्रुप। तो ये सब जो है ये होगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। आपको ओवरव्यू में कभी भी कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ग्राफ का समरी जो है वो आपको लिखना है। ओवरऑल इंक्रीज ओवरऑल डिक्रीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ समरी जो है वो ही आपको यहाँ पर ओवरव्यू में लिखना है। और राइटिंग टास्क 1 में ओवरव्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। आपका जो ग्राफ जो है आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और सिमिलर इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले पैराग्राफ में डालना है, और जो रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन है वो आप सेकंड पैराग्राफ में डालेंगे। और राइटिंग टास्क 1 में आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है। राइटिंग टास्क 1 में आपको पहले आपको पैराफ्रेज करना है, उसके बाद आप ओवरव्यू लिखेंगे, समरी ऑफ द ग्राफ आप लिखेंगे, फिर आता है पैराग्राफ 1, फिर आता है पैराग्राफ 2। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे और सैम्पल आंसर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द ईयर 1990 जो है हाईएस्ट वाली जो है वो है 36 to 50 ईयर। इन द ईयर 1990 लोएस्ट वाली जो है वो है 18 to 25 ईयर्स। इन द ईयर 2010 जो है हाईएस्ट वाली जो है 51 to 65 ईयर्स में है, और लोएस्ट वाली जो है 18 to 25 ईयर्स है इन द ईयर 2010। अब हम देखेंगे डायनामिक डेटा को, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो है ओवर द टाइम पर डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड, और यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड। अब हम देखेंगे सैम्पल आंसर को। चार्ट एग्जाम्स द लेवल्स ऑफ डोनेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस इन ब्रिटेन। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली पैराफ्रेज किया है क्वेश्चन को। गिविंग मनी टू चैरिटी को यहाँ पर लेवल्स ऑफ डोनेशन दिया है। ओवरऑल फिर आता है ओवरव्यू। अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पीपल गिव मनी टू चैरिटी in 1990 than in 2010. However, across the 2 years, the pattern differs before and after age 50. तो यहाँ पर उन्होंने ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर आता है in 1990, 82% of the 36 to 50 age group, 36 to 50 age group made charitable donations, and this figure was the highest on the chart. तो यहाँ पर हाईएस्ट वाले के बारे में बता रहे हैं। 18 to 25 contributed the least at only 17%. लीस्ट वाले के बारे में बता रहे हैं। By 2010, these figures had fallen significantly to 35% and 7% respectively. कितना डिक्रीज हुआ है उसके बारे में मेंशन कर रहे हैं। Level of donations from the 26 to 35 age group also experienced a decrease in 2010 from 31% to 24%. तो यहाँ पर 26 to 35 एज ग्रुप का डिक्रीज के बारे में बता रहे हैं। While donations up to the age of 50 declined across the 2 years, they rose among the 51 to 65 age group from 35% to nearly 40%, which was the highest percentage for 2010. तो आप यहाँ पर इंक्रीज्ड वैल्यू के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू मेंशन किया गया है वो है फ्रॉम 35% to 40%, और हाईएस्ट वैल्यू को भी मेंशन किया गया है। The figure for the over 65 was lower than this at 35%. It was still a little higher than the 1990 figure of 32%. तो यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है उसके वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे द नेक्स्ट चार्ट। तो यहाँ पर उन्होंने लाइन ग्राफ और टेबल दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उन्होंने दिया है टेम्परेचर और मंथ। The temperature in the month of January for the city London was so much. For the city New York was so much. And for the city Sydney was so much. और इन केस ऑफ लाइन ग्राफ आप अपने ग्राफ को डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन है। पहला आता है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आता है एंडिंग,
और फिर आपको मार्क करना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएशन है। वो आपको अपनी लाइन ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। Data provides information on average temperature and number of hours of sunshine in London, New York and Sydney. The temperature pattern for London and New York are similar. यहाँ पर बोल रहे हैं कि लंदन एंड न्यूयॉर्क आर सिमिलर. Although New York is having warmer summer and colder winters, in both cities, peak occur in July-August at 23 degrees Celsius in London and 29 degrees Celsius in New York. In contrast, Sydney's hottest weather is in December or January. Sydney's hottest weather is in December or January when temperature averages 25 degrees Celsius. During this period, New York temperature dipped to an average of 5 degrees. New York temperature dipped to an average of 5 degrees compared with 8 degrees in London. On the other hand, Sydney's lowest average temperature in July are over 15 degrees. As far as hours of sunshine are concerned, New York and Sydney have similar averages of 2,535 and 2,473 hours respectively. London, however, has a much lower average of 1,180 hours. London is the coldest city and has the first hours of sunshine. New York has the hottest summers, but Sydney enjoys the warmest overall climate. और फिर आता है मैप का क्वेश्चन. तो जब भी आप मैप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको आपका मैप जो है पार्ट बाय पार्ट देखना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है वो सिमिलर है इन ऑल द 3 मैप्स. फिर आपको सेकंड पार्ट बनाना है. ये होगा आपका सेकंड पार्ट, हाउसेस इन स्कूल. और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में वो चेंज हुआ है और यहाँ पर भी वो चेंज हुआ है. और फिर आएगा थर्ड पार्ट. आपका मैप जो है आपको डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है और उसके बाद आपको एनालाइज करना है. हमें कौन से चेंजेस देखने हैं मैप में. मैप जब भी आप अटेंड करते हैं आपको चेंजेस को मेंशन करना है. तो पहला आता है ऐड. ऐड का मीनिंग ये है कि पुटिंग इन समथिंग टोटली न्यू. फिर आता है रिमूव. रिमूव का मतलब है कि यूर टेकिंग समथिंग अवे. आता है रिप्लेस. रिप्लेस का मतलब है यूर टेकिंग समथिंग अवे एंड पुटिंग समथिंग एल्स इन दैट सेम प्लेस. इसका मतलब है कुछ पहले था उसे रिमूव किया जा रहा है और उसी सेम प्लेस पर कुछ नया डाला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल द शॉप वॉज रिप्लेस बाय अ स्कूल बिल्डिंग. आता है मॉडर्नाइज. मॉडर्नाइज का मतलब ये है कि यू आर मेकिंग समथिंग मॉडर्न. फिर आता है एक्सटेंड. एक्सटेंड का मतलब है कि यू आर मेकिंग समथिंग बिगर. फिर आता है रिकंस्ट्रक्ट. रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है कि यू आर बिल्डिंग समथिंग अगेन. एक्सपैंड का मतलब है कि यू आर मेकिंग समथिंग बिगर. फिर आता है इम्प्रूव, मेकिंग समथिंग बेटर. फिर आता है रिनोवेट, मेकिंग समथिंग मॉडर्न. फिर आता है रिड्यूस, मेकिंग समथिंग स्मॉलर. फिर आता है डेवलप, बिल्ड सेवरल बिल्डिंग्स इन एन एरिया वेयर देयर वाज नथिंग. इन सारे चेंजेस को आपको देखने हैं इन केस ऑफ मैप्स. Answer को the diagram shows Westmark School at 3 different stages in its development: 1950, 1980 and 2010. In 1950, 1958 के बारे में बात कर रहे हैं. The school was built close to the main road and next to a number of houses. स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. A large area behind the school was turned into a playground while the area behind the houses was farmland. In 1980, the house had been demolished in order to make way for a small car park and an additional school building, which became the science block. In addition to the existing playground, the school also gained the farmland and converted it into a sports field. In 2010, the school building remained unchanged. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेम ही रहता है मैप में. The car park was extended to cover the entire sports field. तो यहाँ पर इसे एक्सटेंड किया गया है कार पार्क को. As a result of this, the original playground was divided into two so that it provided a smaller playground and a small sports field. During this period, the school has increased in size
and a car park has been created and enlarged. Combined recreational areas, however, first expanded and were then reduced in size. पर आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर समरी बोला है. During the period, the school has increased in size and a car park has been created and enlarged. The combined recreation areas, however, first expanded and were then reduced in size. यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ समरी यहाँ पर दिया गया है. हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को. ये है इंटरनेशनल टूरिज्म, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्ट्स. This bar chart illustrates the performance of Southland primary export in 2000 and 2030. It also indicates future growth in 2025. According to the data, it seems likely that international tourism will become the dominant industry, although dairy products will remain strong. In 2000, we can see that tourism was the greatest exports earner of the three industries, with revenue standing at just over 8 billion. The figure had increased slightly so that now in 2013, it has reached almost 9 billion. This estimated that international tourism will continue to grow so that by 2025 it will be earning 10 billion for the country. In 2000, dairy exports were worth around 7 billion, but since then there has been a dramatic increase, and say this year are approximately 10 billion. Experts are predicting that exports in this area may fall slightly, so a figure of 9.5 billion is expected for 2025. Meat products are the third key industry in Southland, but sales have dropped since 2000 and now stand at 5.5 billion. It is expected that sales will continue to decrease in the future. अब देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने समरी दिया है. According to the data, it seems that international tourism will become the dominant industry, although the dairy exports will remain strong. तो ये होगा आपको ओवरव्यू में आप देख सकते हैं उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ वही समरी उन्होंने दिया है. The online sale of for retail sector in New Zealand. The two pie chart compare the percentage of online sales across different retail sector in New Zealand in the year 2003 and 2013. So 3 year sectors, it is evident that over this time frame there was significant change in the proportions of online transactions. तो ये है आपका overview. बताता है paragraph 1. At 36%, we can see that the travel sector accounted for the majority of the online sales in 2003, but this percentage had dropped to 29% in 2013. यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू और डिक्रीज के बारे में बोल रहे हैं. Across the same 10 year period, यहाँ पर उन्होंने दिया है 10 year period. As an increasing number of people chose to purchase films and music online, you can see that transaction went from just 21% to 33%, making it the retail sector with the highest overall share of the online market. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो है हाईएस्ट वैल्यू जो है 33% है. In 2003, clothing industry boasted an impressive 24% of total online sales in New Zealand. However, by 2013, the figure had fallen considerably to 16%. तो यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं. Interestingly, online sales of books eventually overtook the sale of clothes, although books represent only 22% of the market. हम देखेंगे नेक्स्ट सैम्पल आंसर को. जब भी आपको एक लाइन ग्राफ मिलता है आपको एक उसे 3 पार्ट में उसे डिवाइड करना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और फिर आता है स्टार्टिंग और दी एंडिंग. This graph illustrates how crime rates altered in Newport inner city during the period 2003-2012. यहाँ पर पैराफ्रेज किया गया है. We can see immediately that the greatest change occurred in the number of burglaries, while incidents of theft remained low but steady. यहाँ पर हम देख सकते हैं बर्गलरी में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ था, और इन केस ऑफ थेफ्ट जो है वो स्टेडी रहा है, remained low but steady. In 2003, we can see that burglary was the most common crime. ये सबसे highest था. Approximately 3,400 reported cases rose to around 3,700 in 2004.
But then there was a downward trend until 2008. At this point, figure stood at over 1,000 incidents. This rose slightly in 2009 and continued to fluctuate for the remaining period. In 2003, number of cars being stolen stood at around 2,800, and followed a similar trend to burglary until 2006. यहाँ पर आप देख सकते हैं burglary और कार theft जो है similar है until 2006. At this point, the number rose, standing at around 2,400 in 2007. There was a marginal decrease in the following year, but from there on, the trend was generally upwards. पर आप देख सकते हैं पहले उन्होंने पैराफ्रेज किया है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ओवरव्यू दिया है, फिर उन्होंने पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 उन्होंने दिया है, और फिर आता है मैप। आपको अभी अब देखते हैं, आपको उसे डिवाइड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिज जो है वो सेम ही है दोनों मैप में। फिर आता है फार्मलैंड, यहाँ पर जो है वो रिप्लेस हुआ है। फिर आता है प्राइमरी स्कूल, फिर आता है लार्ज हाउस, रिटायरमेंट हाउस का जो एरिया है, और उन्होंने यहाँ पर डायरेक्शंस भी दिए हैं। देखेंगे सैम्पल आंसर को। द डायग्राम बिलो द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉकफील्ड विलेज ओवर एन 80-year period from 1930 to 2010. It is apparent from the data presented that Stockport has become increasingly populated over this time frame, with a number of new properties replacing land that was previously used for arable purposes. यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरव्यू में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ मैप का जो ओवरऑल समरी है उसके बारे में उन्होंने बोला है। In terms of specific changes to the area, 2 new roads have been created in the north of the village. अगर आप देख सकते हैं 2 new roads have been created in the north of the village. These split off from the main road with the eastern facing road, replacing old farmland, and with the old shops demolished to make way for the western facing road. तो यहाँ पर शॉप्स को भी यहाँ पर डिमोलिश किया गया है for the western facing road. Both new roads are accompanied by a small number of new houses. यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सिंबल का मीनिंग भी यहाँ पर दिया है। इस सिंबल का मतलब है हाउसेस। The primary school opposite the post office has been extended to include 2 new buildings. यहाँ पर इसे एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बिल्डिंग यहाँ पर ऐड किया गया है attached to the rear of the property. तो आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है कि new road to the southwest of the school branches off the main road and extends out to the river with a series of adjoining properties, but eventually curves back into the main road a little further south. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर उन्होंने साउथ वेस्ट का भी मेंशन किया है। The area where the large house was previously situated has been substantially altered, with the gardens having been cut back to allow 4 new houses to be built, and large house has been converted into a retirement home with 2 extra buildings added to the previous 3. यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। Finally, at the southernmost edge of the map, farmland has again been converted to residential use. The number of new properties the road heading south. यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मलैंड है और यहाँ पर जो है न्यू प्रॉपर्टीज ऐड किए गए हैं। ये है आपका मैप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सैम्पल आंसर। The number of rentals and sales in various format of films in 2002 and 2011 in a particular store has changed a lot. Sometimes it has been very low and sometimes very high. तो यहाँ पर उन्होंने पैराफ्रेज किया है और उन्होंने ओवरव्यू दिया है। The number of rentals since 2002 has been decreasing every year. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली डिक्रीज होता जा रहा है इन केस ऑफ रेंटल्स।
Comparing the number of rentals, noticing that in 2002, it was about 1,80,000 rentals against approximately 55,000 in 2011. And regarding the number of WHS sales, comparing the period 2002 and 2005, it has happened as well. In 2002, the number of WHS sales was about 85,000 sales against 65,000 sales in 2003 against 40,000 in 2004 and about 10,000 sales in 2005. After that time, the store stopped to sell WHS. On another side, the number of DVD sales grew up between 2002 and 2007 from approximately 45,000 in 2002, more than 1 lakh in 2003 to more than 2 lakh in 2007. However, since 2008, it has been going down slightly. In 2011, this number was less than 1,80,000. The number of Blu-ray sales has started since 2007 and it has grown up slowly. In 2007, it was nowhere near as significant as DVD sales. I guess it will grow up drastically in few years. Actually, the number of DVD sales is still very higher than other products in that place. तो ये है आपका सैम्पल आंसर। तो यहाँ पर उन्होंने डायनामिक डेटा के बारे में बात की है और उन्होंने वैल्यूज की मेंशन किया है यहाँ पर। बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप वो है टेबल और यहाँ पर उन्होंने ईयर का मेंशन किया है। तो अब हम इंफॉर्मेशन को गाइन करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ सेंट्रल सीलिंग इन द ईयर 1972 was so much. In the year 1974 was so much. In the year 1976 was so much. पर देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है 72 टू 1983। इसका मतलब है ये होगा आपका डायनामिक डेटा। इन केस ऑफ डायनामिक डेटा अब ये देखेंगे कि क्या वो इंक्रीज हुआ है या वो डिक्रीज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने सिर्फ एक साल दिया है वो है 1972 और उन्होंने सारे डिफरेंट फीचर्स दिए हैं वो है सेंट्रल सीलिंग टेलीविजन वीडियो कैब वैक्यूम क्लीनर एक्सेट्रा। तो ये होगा आपका स्टैटिक डेटा और यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज। तो अब हम देखेंगे मॉडल आंसर को। The chart shows the percentage of British household with a range of consumer will steadily increase between 1972 and 1983. The greatest increase was in telephone ownership, rising from 42% in 1972 to 77% in 1983. तो ये अगर आप देख सकते हैं इस वैल्यू का मेंशन किया गया है। Ownership rising from 37% of household in 1972 to 64% in 1983. The percentage of household with refrigerator rose 21% over the same period and of those with washing machine by 14%. यहाँ पर उन्होंने रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने इंक्रीज्ड वैल्यू दिया है। इसका मतलब है उन्होंने 94 माइनस 73 आपको यहाँ पर 21% मिला है और वॉशिंग मशीन में 80 माइनस 66% किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको 14% दिया गया है। Household with vacuum cleaners, television and dishwashers increased by 8%, 5% and 2% respectively. In 1983, the year of the introduction, 18% of household had the video recorder. इस वैल्यू के बारे में उन्होंने दिया है। Significant social changes reflected in the statistics are that over the period, the proportion of British houses central heating rose from 1 to 2/3, and of those with a phone from under a half to over 3/4. तो यहाँ पर उन्होंने फ्रैक्शनल वैल्यू को मेंशन किया है। Together with big increases in ownership of washing machine and refrigerator. तो यहाँ पर उन्होंने वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर के बारे में बोला है। They are evidence of both rise in living standard
एंड द ट्रेंड टू लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो ये आपको मॉडल आंसर फॉर द पर्टिकुलर टेबल। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायग्राम्स हाउ टू मेक रिसाइकल पेपर फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर जो है हमको क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है, उसके बाद आपको ओवरव्यू लिखना है। ओवरव्यू में आपको कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इस डायग्राम का समरी जो है वो आपको लिखना है। फर्स्ट हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप पैराग्राफ 1 में डाल सकते हैं और रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है पैराग्राफ 2 में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए डायग्राम एक्सप्लेन्स हाउ रिसाइकिल पेपर इज मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। फर्स्ट न्यूज़पेपर इज torn into small pieces and put into a bowl. Then after 250 ml of water is added and is left to soak for up to an hour. Next, using an electric mixer, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed. When it is ready, the pulp is poured into a shallow tray and a further 100 ml of water is added. It is mixed together by hand. After this, a piece of mesh is used to carefully lift the pulp mixture out of the tray, allowing the water to drain. Next, an old newspaper is opened up and the pulp mixture is placed inside. Then the rolling pin is used to press the paper down and force out any excess water. Finally, the new paper is left to dry in a warm place for at least 24 hours. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने वो क्लियरली मेंशन किया है। जो भी डायग्राम में जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मेंशन किया जाता है वो आपको पैराग्राफ में 100% लिखना है। हमने ऑलरेडी क्लियरली डिस्कस किया है कि डेटा को कैसे समझना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है। हमने सारे क्वेश्चन टाइप को सॉल्व किए एक सैम्पल आंसर के साथ और सैम्पल आंसर में हमने क्लियरली देखा है कि उन्होंने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस कैसे मेंशन किया है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में। कभी-कभी डेटा में वो पास्ट के बारे में बात करेंगे, कभी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। अगर वो प्रेजेंट के बारे में बात करें तो हमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस का यूज़ करना है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। तो इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस आप इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन ये सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ पास्ट टेंस आप वाज़, वेयर, हैड बीन ये सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस विल बी, शैल बी, विल हैव बीन आप इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। इन केस ऑफ परफेक्ट टेंस आपको ईडी फॉर्म यूज़ करना है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, केस ऑफ सिंपल टू प्रेजेंट इंक्रीज होगा, इन केस ऑफ सिंपल पास्ट इंक्रीज्ड होगा, इन केस ऑफ सिंपल फ्यूचर विल इंक्रीज और शैल इंक्रीज होगा। फिर आता है इन केस ऑफ पैराफ्रेजिंग द गिवन ग्राफ डेटा टेबल आउटलाइंस प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शोज इलस्ट्रेट्स डिस्क्राइब्स ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ ओवरव्यू आप लिख सकते हैं ओवरऑल, उसके बाद आप लिख सकते हैं इट कैन बी सीन दैट, इट इज क्लियर दैट। और फिर आता है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहता है इन केस ऑफ चार्ट, इन केस ऑफ इंक्रीज आप लिख सकते हैं राइज, सर्च, सोर, अपवर्ड एंड ग्रोथ। इन केस ऑफ डिक्रीज आप लिख सकते हैं फॉल, ड्रॉप, डिप, डिक्लाइन, डाउनवर्ड एंड डाउनफॉल। इन केस ऑफ स्टडी आप लिख सकते हैं अनचेंज्ड, रिमेन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, स्टैटिक और स्टेबल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इन केस ऑफ चार्ट्स या ग्राफ आप इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है मैप्स, जब आप लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं नियर, बिहाइंड। फिर आप यूज़ कर सकते हैं एडजेसेंट, बिसाइड, नेक्स्ट टू। फिर आता है अलोंग, अलोंग का मतलब है इन द सेम डायरेक्शन, अक्रॉस का मतलब है ऑन द अदर साइड। फिर आप यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टेड, रिकंस्ट्रक्टेड, डेमोलिश्ड, रेनोवेटेड। और इन केस ऑफ ट्रीज आप लिख सकते हैं प्लांटेड द ट्रीज, कट डाउन, क्लियर्ड, एडेड, रिमूव्ड, एक्सटेंडेड, मॉडर्नाइज्ड, replaced, reconstructed, expanded, improved, renovated, reduced, developed। ये सारे वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन केस ऑफ मैप्स। रहता है पाई चार्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5% 1/20 है, 10% 1/10 है, 70% 7/10 है।
20% is 1/5, 40% is 2/5, 60% is 3/5, 80% is 4/5, 25% is 1/4, 75% is 3/4, 33% is 1/3, 66% is 2/3, 50% is 1/2। और 1/4 जो है 1/4 लिख सकते हैं, 1/5 जो है 1/5 लिख सकते हैं, 3/4 जो है 3/4 लिख सकते हैं, 1/4 जो है 1/4 लिख सकते हैं। और आप ये सारी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अराउंड, अबाउट, अप्रॉक्सिमेटली, नियरली, ऑलमोस्ट। और इन केस ऑफ 48% आप लिख सकते हैं नियरली हाफ, और 52% आप लिख सकते हैं जस्ट ओवर 50%, 47% है तो आप लिख सकती है जस्ट अंडर 50%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन केस ऑफ हाई चार्ट। फिर आता है डायग्राम। मैनमेड प्रोसेस दे सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस दे सकते हैं, प्रोसेस लीनियर या साइक्लिक हो सकता है। और इन केस ऑफ ओवरव्यू स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द प्रोसेस मेंशन करना है, पर यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समरी लिखना है। फर्स्ट टू बिगिन विद, फिर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, देन आफ्टर दैट फॉलोइंग दिस, और फिर लिख सकते हैं एट द एंड, आप लिख सकते हैं फाइनली, इन द फाइनल स्टेज और इन द फाइनल स्टेप। और आप ये वर्ड्स बिफोर और ड्यूरिंग द प्रोसेस भी लिख सकते हैं। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन केस ऑफ डायग्राम। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर। इन केस ऑफ राइटिंग टास्क 1, कॉन्ट्रास्टिंग द इन्फॉर्मेशन एंड कंपेयरिंग द इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है यू विल हैव टू शो डिफरेंसेस इन द डेटा, कंपेयरिंग विल हैव टू शो सिमिलैरिटी इन द डेटा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, वेयर एज एक्सेट्रा। व्हाइल कंपेयरिंग द डेटा आप लिख सकते हैं सिमिलरली, बोथ, लाइकवाइज एक्सेट्रा। इन केस ऑफ चार्ट या ग्राफ इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं सब्सटैंशियल इंक्रीज, मार्जिनल इंक्रीज, फ्रैक्शनल इंक्रीज और डिक्रीज। फिर आता है पाई चार्ट। इन केस ऑफ पाई चार्ट आप लिख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और फिर आता है सिग्निफिकेंट अमाउंट, और फिर आता है लार्ज प्रोपोर्शन, और फिर आता है वेरी स्मॉल परसेंटेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन केस ऑफ चार्ट एंड ग्राफ। सो हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है राइटिंग टास्क 1। So thank you all. Thank you for watching the video. If you like the video, don't forget to like, share, and subscribe the video. See you soon in the next video. Have a great day.